नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। कहा, आर्थिक सुधारों की आज नई गाथा लिखी गई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, सौर ऊर्जा देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव ला रही है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, युवा शक्ति भारत को शताब्दी वर्ष पूरा होने पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक साथ वन वेब के 36 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने को एक बड़ा कदम बताते हुए कहा, इससे पूरे देश में डिजिटल संपर्क मजबूत होगा। गुजरात के मोरबी में माछू नदी पर केबल ब्रिज गिरा, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। देश के कई हिस्सों में छठ पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। और पर्थ में 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 134 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या में मनीषा खन्ना के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कम लागत से गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण क्षमता, वैश्विक मानक प्रतिस्पर्धी माहौल और व्यापार सुगमता के साथ वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। गुजरात के वडोदरा में C295 MW परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रमुख उपलब्धि साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल से देश परिवहन विमान बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा और भविष्य में यात्री विमान भी बना सकेगा। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजना $25 बिलियन के रक्षा उत्पादों के विनिर्माण और $5 बिलियन के रक्षा उत्पादों के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। श्री मोदी ने कहा कि वडोदरा में बनने वाले परिवहन विमान न केवल सेना को सशक्त बनाएंगे, बल्कि देश में विमान निर्माण के लिए एक नई व्यवस्था भी स्थापित करेंगे। आज वडोदरा में जिस फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ है, वो देश के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। ये पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा निवेश हो रहा है। यहाँ बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को तो ताकत देंगे ही, इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नए इकोसिस्टम का भी विकास होगा। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हमारा वडोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रहे विमानन क्षेत्रों में से एक है। आज भारत में दुनिया का तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर है। एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचने वाले। अगले 4-5 वर्षों में करोड़ों नए यात्री हवाई सफर के यात्री होने वाले। उड़ान योजना से भी इसमें बहुत मदद मिल रही। अनुमान है कि आने वाले 10-15 वर्षों में भारत को करीब 2000 से ज्यादा पैसेंजर और कार्गो एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। अकेले भारत को 2000 एयरक्राफ्ट की जरूरत होना यानी यही बताता है कि काश कितना तेजी से होने वाला है। इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों की आज एक नई गाथा लिखी जा रही है। भारत में आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की नई गाथा लिखी जा रही। इन रिफॉर्म्स का बड़ा फायदा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही मिल रहा है और क्षेत्र तो फायदा उठा ही रहे हैं। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी वजह वो है माइंडसेट में बदलाव। आज का भारत एक नए माइंडसेट, एक नए वर्क कल्चर के साथ काम कर रहा है। हमने काम चलाओ फैसलों का तरीका छोड़ा है और विकास के लिए, निवेशकों के लिए कई तरह के इंसेंटिव लेकर आए हैं। श्री मोदी ने निजी क्षेत्र से देश में निजी भागीदारी के लिए बनाए जा रहे सकारात्मक माहौल का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है।
सेमीकंडक्टर से लेकर विमान तक हर चीज का निर्माण देश में हो रहा है। हमारी सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों का फल एफडीआई में भी दिखता है। पिछले 8 वर्षों में 160 देशों से ज्यादा की कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। इसका फैलाव अर्थव्यवस्था के 60 से ज्यादा सेक्टर को कवर करता है। 31 राज्यों के अंदर इन्वेस्टमेंट पहुंचा है। अकेले एरोस्पेस सेक्टर में ही $3 बिलियन से अधिक का निवेश हुआ है। आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बड़े पिलर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर होने वाले। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का स्केल $25 बिलियन पार कर जाएगा। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट भी $5 बिलियन से अधिक होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये देश के लिए गर्व की बात है कि ये विमान निर्माण सुविधा निजी क्षेत्र स्थापित कर रहा है। उन्होंने इस समय को भारतीय रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में मील का पत्थर बताया। C-295MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना लगभग 22,000 करोड़ रुपए की भारत की पहली परिवहन विमान परियोजना होगी। भारत में निजी कंपनियों एयरबेस डिफेंस और टाटा कंसोर्टियम C-295MW परिवहन विमान का विनिर्माण करेंगे। भारत परिवहन विमान विनिर्माण क्षमता वाला 12वां देश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव ला रही है। श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व सौर ऊर्जा को भविष्य के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ रहा है। सूर्यदेव का ये वरदान है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। तमिलनाडु में कांचीपुरम में एक किसान है थिरू के एजिलन। इन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हॉर्स पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए बिजली पर कुछ खर्च नहीं करना होता है। खेत में सिंचाई के लिए अब वो सरकार की बिजली सप्लाई पर निर्भर भी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और पूरी दुनिया देश की उपलब्धियां देखकर हैरान है। श्री मोदी ने एक साथ 36 वन वेब सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने को बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे पूरे देश में डिजिटल संपर्क मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रक्षेपण से भारत अंतरिक्ष के वैश्विक वाणिज्यिक बाजार में एक मजबूत देश बनकर उभरा है। विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा हमारा देश सबका प्रयास से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। भारत में पहले स्पेस सेक्टर सरकारी व्यवस्थाओं के दायरे में ही सिमटा हुआ था। जब ये स्पेस सेक्टर भारत के युवाओं के लिए, भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे हैं। भारतीय इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में नए नए इनोवेशंस और नई नई टेक्नोलॉजी लाने में जुटे हैं। विशेषकर इन स्पेस के सहयोग से इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन स्पेस के जरिए गैर सरकारी कंपनियों को भी अपने पेलोड्स और सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा मिल रही है। मैं अधिक से अधिक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से आग्रह करूंगा कि वे स्पेस सेक्टर में भारत में बन रहे इन बड़े अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा शक्ति भारत को शताब्दी वर्ष पूरा होने पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टूडेंट पावर का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था और इस दशक को भारत का टेकेड बनाने की भी बात कही थी। इसी महीने 14-15 अक्टूबर को सभी 23 IITs अपने इनोवेशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करने के लिए पहली बार एक मंच पर आए। इस मेले में देश भर से चुनकर आए स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स, उन्होंने 75 से अधिक बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स,
5G कम्युनिकेशन, ऐसी ढेर सारी थिंग्स पर ये प्रोजेक्ट बनाए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी भुवनेश्वर की एक टीम ने नवजात शिशुओं के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। ये वेंटिलेटर बैटरी से चलता है और इसका उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में आसानी से किया जा सकता है। श्री मोदी ने बताया कि कई आईआईटी संस्थान मिलकर एक बहुभाषी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। कई सारी आईआईटी मिलकर एक बहुभाषक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है, जो स्थानीय भाषाओं को सीखने के तरीके को आसान बनाता है। ये प्रोजेक्ट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, उन लक्ष्यों को प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर ने भारत के स्वदेशी 5G टेस्ट बेड को तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई भागों में छठ का पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि यह पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज देश के कई हिस्सों में सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ पर्व का हिस्सा बनने के लिए लाखों श्रद्धालु अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर कल एकता दिवस मनाया जाएगा। कल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का पुण्य अवसर है। इस दिन देश के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। ये दौड़ देश में एकता के सूत्र को मजबूत करती है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यह भारत में राष्ट्रीय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मलखंब भी शामिल रही। श्री मोदी ने कहा कि भारत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय दिवस पिछले वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन आदिवासी विरासत और गौरव को मनाने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 नवंबर को गुरु पर्व मनाया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाली 8 नवंबर को गुरु पुरब है। गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व जितना हमारी आस्था के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही हमें इससे सीखने को भी मिलता है। गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन मानवता के लिए प्रकाश फैलाए। दशकों के इंतजार के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण होना भी उतना ही सुखद है। कुछ दिन पहले ही मुझे हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला है। हमें हमारे गुरुओं के विचारों से लगातार सीखना है, उनके लिए समर्पित रहना है। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा का भी है। इस दिन हम तीर्थों में, नदियों में स्नान करते हैं, सेवा और दान करते हैं। मैं आप सभी को इन पर्वों की हार्दिक बधाई देता हूं। हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जे गिरी ने मन की बात में संस्थान के शोध और विकास का उल्लेख करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। क्या
आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। कहा, आज आर्थिक सुधारों की नई गाथा लिखी गई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, सौर ऊर्जा देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव ला रही है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, युवा शक्ति भारत को शताब्दी वर्ष पूरा होने पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक साथ वन वेब के 36 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने को एक बड़ा कदम बताते हुए कहा, इससे पूरे देश में डिजिटल संपर्क मजबूत होगा। गुजरात के मोरबी में माच्छू नदी पर केबल ब्रिज गिरा, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। देश के कई हिस्सों में छठ पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और पर्थ में 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया। गुजरात के मोरबी शहर में आज शाम मच्छू नदी पर बना केबल पुल ढह गया। कई लोगों के घायल होने और लगभग 100 लोगों के नदी में गिरने की आशंका है। दुर्घटना के समय पुल पर लगभग 400 लोग मौजूद थे। इस पुल को नवीनीकरण के बाद 5 दिन पहले ही खोला गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव और राहत कार्य जारी है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना के बारे में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से जानकारी ली है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा है। प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने दुर्घटना स्थल पर तत्काल राहत और बचाव दल भेजने को भी कहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में आज एक पुरानी इमारत ढहने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन बचाव और राहत कार्यों में लगा है। घटना दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के निकटतम परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। घायलों के उपचार का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हर भारतीय का गौरव है और हमें मिलकर इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा पारदर्शिता पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की तेज गति के लिए नए दृष्टिकोण और नई सोच से काम करना होगा। रोजगार मेले के दौरान जम्मू कश्मीर में 20 विभिन्न स्थानों पर युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए 3000 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री कल केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजन में भाग लेंगे। श्री मोदी लोक सेवकों की कार्य सुगमता के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम आरंभ के चौथे चरण में कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली विश्वविद्यालय से यूनिटी रन का नेतृत्व करेंगे। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह के साथ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और सीबीएसई स्कूलों तथा केंद्रीय विद्यालयों के प्रिंसिपल, शिक्षक, वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थी भी शामिल होंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी और शिक्षा मंत्री समारोह को संबोधित करेंगे। जवाहर पार्क में सरदार पटेल के जीवन पर विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी दौड़ के कारण मेट्रो की सभी लाइनों पर कल सवेरे 4 बजे से रेल सेवा उपलब्ध होगी। ये सेवा 6 बजे तक आधे घंटे के अंतराल पर चलेगी। सवेरे 6 बजे के बाद मेट्रो सेवा अपने सामान्य समय के अनुसार चलेगी।
आकाशवाणी द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय नेटवर्क पर 31 अक्टूबर को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर, जिसको देश में सरदार पटेल के सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस अवसर पर सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा हर वर्ष राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस वर्ष के सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का विषय है सक्षम भारत, सशक्त भारत और वक्ता है माननीय केंद्रीय एवं प्रसारण मंत्री और युवा तथा कार्य मामले मंत्री अनुराग ठाकुर। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज, एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर और मुंबई को जोड़ने वाले समृद्धि एक्सप्रेस वे का पहला खंड जल्द ही नागपुर और शिरडी के बीच शुरू हो जाएगा। इससे पुणे और औरंगाबाद के बीच यात्रा में 2.25 घंटे कम समय लगेगा। इस खंड के शुरू होने से औरंगाबाद और नागपुर के बीच की दूरी 5.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ 3 उड़ानों की शुरुआत की। इन उड़ानों से असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम के 5 शहरों के बीच संपर्क स्थापित होगा। श्री सिंधिया ने कहा कि देश के पूर्वोत्तर के 5 राज्यों के इन पर्वतीय शहरों में हवाई संपर्क बढ़ने से क्षेत्र के निवासियों का जीवन सुगम होगा और पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। श्री सिंधिया ने क्षेत्र के लोगों से कहा कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के अंतर्गत देश के प्रत्येक हिस्से को हवाई संपर्क उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के विजय संकल्प अभियान के 32 स्टार प्रचारक विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव सभाएं कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने लाहौल स्पीति जिले के केलोंग में एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में बहुत विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के रिकॉर्ड 6 वर्षों में रोहतांग में अटल सुरंग राज्य को समर्पित की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चंबा जिले के चौराहा विधानसभा क्षेत्र में दावा किया कि भाजपा भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में वापस आएगी। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगी। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी इस सप्ताह चुनावी रैलियां करेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व पूरी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने आज शाम नदियों, सरोवरों तथा जलाशयों में घुटनों तक पानी में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। हमारे पटना संवाददाता ने खबर दी है कि वहां पूरा वातावरण भक्ति गीतों से सराबोर है। देव, नालंदा के बडगांव और पटना के उलार समेत राज्य के अन्य सूर्य मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालु छठ महापर्व का अनुष्ठान कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। सीमावर्ती इलाकों में नेपाल और बिहार के श्रद्धालुओं ने मिलकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। गंगा, कोसी, सोन और गंडक नदियों के तटों पर छठ पूजा करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा और सुपौल समेत मिथिलांचल के इलाकों में श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के बीच भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। राज्य के विभिन्न जेलों में जो कैदी छठ करते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। सभी घाटों को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है। रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। आज की ताजा खबर। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड करा सोना। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। देश भर के लगभग 45,000 स्कूलों के 75,000 से अधिक विद्यार्थियों ने सूखे और गीले कचरे को स्रोत स्तर पर ही अलग करने के विशेष जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया है। ये अभियान कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 1,39,000 से अधिक टीके लगाए गए। पर्थ में आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 134 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने 19 ओवर और 4 गेंद में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ग्रुप 2 में शीर्ष पर आ गया है। भारत दूसरे स्थान पर है। ग्रुप 2 में ही आज पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट और बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3 रन से हराया। भुवनेश्वर में हॉकी प्रो लीग में भारत का सामना स्पेन से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने तीसरे क्वार्टर में 2-1 की बढ़त बना ली है। इससे पहले शुक्रवार को पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हराया था। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स खिताबी मुकाबले में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के लू चिंग याओ और यांगपो हान से होगा। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष फाइनल में आज शंकर मुथुसेमी का सामना चीनी ताइपे के कू कुआन लिन से होगा। सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त मुथुसेमी ने थाईलैंड के पेंचाफोन तीरातरात साकुल को हराकर फाइनल में जगह बनाई। शंकर इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने वाले चौथे भारतीय हैं। उत्तर पूर्व मानसून आज केरल पहुंच गया। राज्य के कुछ हिस्सों में आज भारी वर्षा हुई। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठनमथिट्टा, अलपुजा, कोट्टयम, इदुक्की और पल्लकड़ में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दक्षिण केरल के 7 जिलों और मध्य केरल में कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, सुबह धुंध रहेगी। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना है। चेन्नई में बारिश की संभावना है। श्रीनगर, लेह, मुजफ्फराबाद और गिलगित में गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी। कहा, आज आर्थिक सुधारों की नई गाथा लिखी गई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, सौर ऊर्जा देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव ला रही है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया, युवा शक्ति भारत को शताब्दी वर्ष पूरा होने पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने एक साथ वन वेब के 36 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित करने को बड़ा कदम बताते हुए कहा, इससे पूरे देश में डिजिटल संपर्क मजबूत होगा। गुजरात के मोरबी में माछू नदी पर केबल ब्रिज गिरा, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की। देश के कई हिस्सों में छठ पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। और पर्थ में 2020 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से हराया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।